अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हमने अपनी नई सीरीज शुरू कर दी है। हमने आपको प्रॉमिस किया था अपने ऊपर स्टूडेंट्स के साथ कि हम आपको आपके जो कॉमर्स के स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ साथ इंग्लिश, पाक स्टडी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और इस्लामियात, पाक स्टडीज वगैरह के सब्जेक्ट्स हम पढ़ाएंगे। मेरा नाम है वकास और मेरा नाम है जहां से पुराना। जो हमारे हुकू के स्टूडेंट्स हैं वो तो हम दोनों से वाकिफ ही हैं, लेकिन आप सबके लिए हम दोनों हुकू के टीम मेंबर्स हैं। वैसे हम जादेव साहब को पता क्या कहते हैं? जेजी। सो आप जेजी भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आज का जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब आप लोगों के ज़हन में सबसे पहले एक सवाल आता होगा कि यार वही फार्मूला, वही एकेडमी वाला फार्मूला कि एक ही बंदा आ रहा है, सारे सब्जेक्ट पढ़ाई जा रहे हैं। यार अगर ऐसा हो तो मैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री भी बड़ी अच्छी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पकड़ी। सर आपके ज़हन में क्या चीज़ आती है कि हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहे हैं, खुद क्यों पढ़ा रहे हैं? आपके ज़हन में ऐसी क्या चीज़ आती है? कितने मुल्कों में रहे हैं आप, मुझे बताओ। मेरा ख्याल है गिवन द फैक्ट कि हम लोग कॉर्पोरेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी 15-20 मुल्कों में काम कर चुके हैं, इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो मेरा ख्याल है हमें अच्छा पढ़ा लेना चाहिए। बस सर इकोनॉमिक ज्योग्राफी की एसेंस पता क्या? ये जब हम अगला चैप्टर में जाएंगे ना तो फिर हम इसको खोल के डिफाइन करेंगे कि ज्योग्राफी है क्या। लेकिन आज की तारीख में सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ कि ज्योग्राफी का मतलब क्या है। इकोनॉमिक तो पता ही है कि वो एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्या होती है, मुल्क कैसे प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाता है, जीडीपी क्या होता है, सारे सेक्टर कौन कौन से हैं। जियो टीवी सबने देखा हुआ है ना? सबने देखा हुआ, देखा हुआ। जियो टीवी देखा हुआ। अब जियो का मतलब क्या है सर? जियो का मतलब है जी दुनिया, ग्लोब। तो जियो न्यूज का मतलब क्या है कि दुनिया की खबरें। दुनिया की खबरों का मतलब क्या है कि वो हर दुनिया की खबर को ला के आपके सामने हेडलाइन में बता देता है। अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी का मतलब क्या हुआ सर? इकोनॉमिक ज्योग्राफी का मतलब हुआ कि दुनिया की सर इकोनॉमिक सारी इकोनॉमिक। सर आप अंडरस्टैंड तो जबरदस्त सर, आज तो मतलब पिक कर रहे हैं, हर चीज पिक कर रहे हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का मतलब ये है कि हमने खबरें बतानी है दुनिया की, लेकिन वो होगी सिर्फ रिलेटेड किसके? इकोनॉमिक से रिलेटेड होगी। अब इसमें सर आज का जो हमारा ये वीडियो लेक्चर है जो हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं, इसके अंदर हमने कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि सर मैंने 3-4 डिफरेंट बुक्स को रेफर किया अच्छा इसको देखने के लिए। अब किसी बुक में कोई थोड़े चैप्टर थे, किसी में कम चैप्टर थे, किसी में 24 थे, किसी में 20 थे। अब मैंने एक गेम किया इसके अंदर। मैंने कहा कि यार किताबों में तो जो गेम हो रही है ना वो सबको पता है, जो होती है गेम होते रहे। मैंने वो किताब पकड़ी जिसके अंदर सबसे ज्यादा चैप्टर है। अच्छा, सबसे ज्यादा चैप्टर। एक वाइल्ड गैस करें कितने चैप्टर होंगे उसके अंदर? वाइल्ड गैस करें। 40 सर जी 39। वाह। अब ये वो होता है ना नीलामगर में होता था जी, डालडा घी का डब्बा आपको मिला सर। सर मतलब आपने सर डॉट पे पहुंचा। एक सर 39 चैप्टर्स हैं इसके अंदर। ठीक है, मैं अब अगली स्लाइड पे चलता हूँ कि कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से हमारी ये सारी की सारी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर पड़ी होंगी। और आईकॉम के बच्चों के लिए, हर उस बच्चे के लिए जो ज्योग्राफी को पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है, वो दुनिया में कहीं भी हो, अगर खास तौर पर आईकॉम पार्ट 2 के बच्चों को। और हमारा जो मीडियम है, हमने उर्दू को रखा है, हम इंग्लिश कम इस्तेमाल करेंगे ताकि पाकिस्तान के हर बच्चे को इस सब्जेक्ट का पता चल जाए कि यार ये गेम क्या है। अब लोगों का क्या ख्याल है सर? 2-3 बड़ी मोटी मोटी बातें। अभी तक आईकॉम पार्ट 2 के अंदर अगर बच्चों को 2-3 महीने भी हो गए ना पढ़ते हुए, सबसे बोरिंग सब्जेक्ट लगता होगा, ये ड्राई लगता होगा, सबसे ज्यादा ड्राई लगता होगा। टीचर भी कहता होगा यार मैं इसको कैसे पढ़ाऊं, ये ड्राई सब्जेक्ट है, यार रट्टा लगा लो यार, पेपर में आएगा तो पेपर में अटेम्प्ट कर हुपू क्या करता है सर? हुपू ने तो इसको गेम ही चेंज कर दिया। हुपू का प्रॉमिस क्या है? हुपू का प्रॉमिस है कि इसको इस तरीके से पढ़ाना है, लर्निंग को इतना फन बनाना है कि आप लोगों ने उसके बाद कमर्शियल ज्योग्राफी के अंदर आई वांट टू सी एवरीवन अचीविंग, वीडियो देखते रह जाना है और 80 से ऊपर नंबर आने चाहिए। 80 से ऊपर इंशाल्लाह नंबर आने चाहिए, क्योंकि ये ड्राई सब्जेक्ट है, बच्चों को याद नहीं रहता तो थोड़ा लिखते हैं उसके अंदर। जब थोड़ा लिखते हैं तो नंबर कम आते हैं, क्योंकि आपको पता है ना हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर क्या है कि जितनी मोटी थद्दी होगी लिखी होगी ना 40 सफों की, उतने नंबर आने हैं, जो कि एक सेपरेट बदकिस्मती है। लेकिन रियलिटी। अब हमारा जो प्रॉमिस है वो ये है कि आप लोगों ने उन सारे पेपर्स को भरना है, कहानियों से भरना है, लेकिन वो कहानियां होंगी जेन्युइन। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रट्टा लगाने की जरूरत ना पड़े, आपको समझ आ जाए, आपकी दिलचस्पी हो, आपको मजा आए। जब मजा आ रहा होता है, समझ आ रहा होता है, तो आदमी लिखते हुए थकता नहीं है, फिर हाथ खड़ा करके कहते हैं एक और शीट दे दे, और बाकी इम्तिहान वाले देख रहे होते हैं ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, गेम कौन सी हो रही है। अच्छा सर, इसके अंदर ना जिस बुक को मैं रेफर कर रहा हूँ, टोटल 39 चैप्टर्स है सर इसके अंदर टोटल। ठीक है, आपका वैसे सवाल गलत था, 40 आपने बोला तो गलत था सवाल। वो करीब था लेकिन गलत था। एमसीक्यू होता तो गलत होता, लेकिन आपका गेस जो था ना
वो स्पॉट ऑन। नीलाम कर होता तो आपको सर वो तारिक अजीज साहब को तरस खा लेते। हाँ, खा लेते सर। अच्छा, इसके अंदर 29 चैप्टर्स हैं। अच्छा, जो आपको तमहीद बांधी है इस किताब के अंदर, 29 चैप्टरों के अंदर उसने पूरे इंटरनेशनल इकोनॉमिक ज्योग्राफी को सम अप किया, कवर किया। ठीक है, हर उस चीज को रिलेटेड कर बनाया है उसने। ऑथर ने भी बड़ी अच्छी डिटेल बुक थी, बड़ा डिटेल में लिखा, और उसमें उन्होंने बताया कि 29 चैप्टर्स के अंदर कवर किया है कि किस तरीके से डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स दुनिया के किस किस मुल्क के अंदर क्या क्या कर रहे हैं। अच्छा, जैसे मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूं, उन्होंने इसके अंदर बताया है कि जी फलानी एक प्रोडक्ट है, कॉटन है, टी शर्ट पहनी हुई है, टी शर्ट कहाँ से बनती है, कौन सा मुल्क उसमें टॉप है, टी शर्ट के अंदर कॉटन है, टेक्सटाइल है, कौन कौन से मुल्क बनाते हैं। तो इसलिए मैंने इस बुक को पकड़ा है कि इसके अंदर बहुत डिटेल है। उसके अंदर उन्होंने टॉप बताया मुल्क कौन कौन से हैं, टॉप मुल्कों के अलावा उन्होंने ये बताया है कि ठीक है जी डिफरेंट इंडस्ट्रीज डिफरेंट मुल्कों के अंदर किस तरह से डोमिनेट करती है। 10 चैप्टर उन्होंने रखे हैं पाकिस्तान के। अच्छा, स्पेसिफिकली पाकिस्तान के ऊपर। अब सर अगर पाकिस्तान के इकोनॉमिक सेक्टर के ऊपर अगर मुझे आपके 60 सेकंड की चाहिए, उसके ऊपर मुझे पता पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रेड के अंदर आपने मुल्क के तूल और अर्ज के अंदर जिस तरीके से डिबेट्स की हैं और पाकिस्तान के बड़े इकोनॉमिक्स पिलर बताएं मुझे सर 60 सेकंड के अंदर सबसे पहले, और मुझे बताएं कि जैसे कॉटन है तो कुछ किस एरिया में होती है, मेज है तो किस एरिया में होती है, राइस है तो किस, मतलब आप मुझे बताएं इकोनॉमिक जियोग्राफी की जो कैपेसिटी है पाकिस्तान की किस तरीके से प्रेशर डाल दिया 60 सेकंड। सर आपने 60 सेकंड में मुझे बताना है कि पाकिस्तान का एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, और एग्रीकल्चर स्प्रेड आउट है पंजाब में, केपीके में, सिंध में, थोड़ा सा और पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, जिसमें आपकी कॉटन ग्रोइंग बेल्ट है जैसे साउथ पंजाब में होती थी, अब अफेक्ट होती जा रही है, बाय द वे अब अफेक्ट होती जा रही है फॉर वेरियस रीजंस। व्हीट है, कॉर्न है, मेज है, आप ऊपर नॉर्थ में चले जाते हैं आपकी और किस्म की क्रॉप्स आने शुरू हो जाती हैं, एक एग्रीकल्चर बेल्ट है। अब देखिए जेल में बताया मुझे अगला क्वेश्चन सर, फिशिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान में? फिशिंग पाकिस्तान में सर एक ग्रोइंग सेक्टर है। ग्रोइंग सेक्टर इसलिए, एक मजे की आपको बात बताता हूं, यहाँ से मुल्तान अगर आप जाएं और आप अगर मोटरवे पे जा रहे हो तो आपको नजर आएगा कि लोग इनलैंड फिश फार्मिंग भी कर रहे हैं, तो जमीन को कन्वर्ट कर रहे हैं, अपनी 2-3 एकड़ के अंदर इनलैंड फिश फार्मिंग कर रहे हैं, जब फिश को बना रहे हैं वहां पे उसको फिश को रखा हुआ है जिससे आपकी फिश फार्मिंग का पोटेंशियल पाकिस्तान का इंक्रीज हो रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में बताएं सर मुझे थोड़ा सा। टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तान का बड़ा मेन इकोनॉमिक सेक्टर है। टेक्सटाइल कौन से एरिया में होता है? टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स, वेल सो कॉटन बेल्ट से मैंने कहा साउथ पंजाब की कॉटन बेल्ट मेजर है, लेकिन टेक्सटाइल की इंडस्ट्री कराची में भी लगी हुई है, फैसलाबाद में भी लगी हुई है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट आइटम टेक्सटाइल्स हैं, सबसे बड़ी एक्सपोर्ट आइटम टेक्सटाइल है। अब जब बात करेंगे हम इस सब्जेक्ट की तो आएगा ना टेक्सटाइल पाकिस्तान में, तो इसमें सारी बातें आपने कहानियां क्या लिखनी है, और यानी कॉटन पाकिस्तान में साउथ पंजाब में होती है, वहां से वो रॉ प्रोसेसिंग होके वहां पे आती है, फैसलाबाद की फैक्ट्री में जाती है, वहां पे टी शर्ट बनती है। तो पंजाब के अंदर एक फैसलाबाद है जिसको पाकिस्तान का मैनचेस्टर बोलते हैं, और वहां पर टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स बनती है। तो ये सर इस तरीके से ये सारी गेम होनी है, ठीक है, और इस तरीके से बच्चों को चीजें याद आ। अब सर आप पाकिस्तान सर सुई गैस को सुई गैस क्यों कहते हैं सर? है तो वो गैस जहां से निकलती है उस जगह सर, जबरदस्त। ऐसा है ना? आज सर आपने सारे इनाम जीत जाए, आज जेजी ने सारे इनाम जीतने, किसी और को कोई जीतने, और जगह बलूचिस्तान में, और जगह बलूचिस्तान में है। अब इसको जियोग्राफी के साथ लिंक कैसे करेंगे? अगर सुई गैस आएगा, नेचुरल गैस आएगा जब सब्जेक्ट के अंदर, तो बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, और बलूचिस्तान में वो जगह है सुई, तो सुई के मुकाम पे होती है, इसलिए इसको बोलते हैं सुई गैस। सर अब मुझे बताएं सर इस सब्जेक्ट के बारे में आपके क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है बहुत मजे का सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। आई थिंक सर वैसे देखने को तो हर सब्जेक्ट ड्राई लगता है, बच्चों को पढ़ना पड़े, बच्चा हर सब्जेक्ट ही ड्राई होता है। बात ये होती है कि जो पढ़ाने का तरीका है, जो सारा हुबू का एम्फेसिस है कि पाकिस्तान में एजुकेशन के लेवल को अप करना है, और आप इस तरीके से करना है कि कंटेंट को मजेदार करके क्वालिटी विजुअलाइजेशन के साथ क्वालिटी कंटेंट पढ़ाना है और क्वालिटी तरीके से पढ़ाना है, तो फिर हर ड्राई सब्जेक्ट मजेदार हो जाए। अब सर इस तस्वीर की एक खास बात है, कोर्स का स्ट्रक्चर जब मैं अच्छा, ये रैंडम तस्वीर नहीं सर, ये रैंडम तस्वीर नहीं, मतलब ऐसे मतलब देखना चाहिए, इसको देखें सर, गौर करें इस तस्वीर के ऊपर। कंपास है सर, कंपास है। वो कंपास का मतलब क्या है कि वो नॉर्थ में बताएगा कौन सी चीज बनती है, वो साउथ में बताएगा क्या चीज बनती है, वो वेस्ट में बताएगा क्या चीज बनती है, वो ईस्ट में बताएगा क्या चीज बनती है। तो ये कंपास है, कंपास ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैपनिंग इंटरनेशनली एंड इन पाकिस्तान। 10 chapters on Pakistan, 29 chapters on international
इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, ठीक हो गया सर। अब ये तस्वीर से याद रहेगा। और इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं पूरे सब्जेक्ट की कोर्स आउटलाइन, पूरे कोर्स की आउटलाइन बता रहे हैं। उसके बाद हम एक एक वीडियो डालेंगे जिसके ऊपर हमें आने वाली वीडियोस में क्या होगा, आने वाली वीडियोस के अंदर क्या होगा। आज आपको पूरे कोर्स का कंटेंट पता चल जाएगा कि इस कंटेंट के अंदर आप लोगों ने पढ़ना क्या है, आपने अपना टारगेट कैसे बनाना है और कैसे आप अपने आपने गियर लगाने हैं। उपू का स्टूडेंट पता है क्या गियर लगाएगा? मुझे पता है अगर मैंने 40-50 वीडियोस के अंदर इस बुक को पूरा करना है ना, तो उन्होंने 1 महीने के अंदर सारी बुक पढ़ के उन्होंने सुकून से सो जाना है। उसके बाद चैप्टर यूट्यूब पे पढ़े होंगे, पेपर से पहले उन्होंने रिफ्रेश करना है और टक टक टक। इसके अंदर सर एक और चीज बड़ी ऐड करनी है हमने। सर मैंने पास पेपर 10 साल के देख लिए, गुजरावाला बोर्ड के, साहिवाल बोर्ड के, पंजाब बोर्ड के, लाहौर बोर्ड के, सारे देख लिए। सिंध बोर्ड के, केपी के बोर्ड के, सारे बोर्डों के पेपर मैंने देख लिए, पेपर पैटर्न भी देख लिए। अब मैं इसी वीडियोस के अंदर हम पेपर पैटर्न भी बताया करेंगे, पेपर पैटर्न आना कैसे है, और साथ साथ इधर ही सॉल्व भी करवाएंगे कि इसको हल कैसे करना है, अच्छा लिखना कैसे, कंप्लीट सर, बिल्कुल ठीक। चलिए, और यही काम हम अपने बाकी कोर्सेज के लिए, ये वो कोर्स है जो हम YouTube पे डाल रहे हैं। इसी तरह हम बाकी इंग्लिश, पाकिस्तानी, इस्लामियात, उर्दू हमारा YouTube पे जा रहा है, और बाकी जो हमारे हुकू के स्टूडेंट्स हैं, बाकी कोर्सेज हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं, बिल्कुल लाइव करेंगे सर। वो उनको पेपर पैटर्न सॉल्यूशंस जो हम लाइव करवाएंगे ताकि डे 1 से टेस्ट प्रेप होनी चाहिए। और मैं सिर्फ इतना ऐड करूं कि बाकी जो कोर्सेज हैं आपके आईकॉन पार्ट 2 के बच्चों के, सच एज अकाउंटिंग, बैंकिंग और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, वो हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइब स्टूडेंट्स हैं, वो ले रहे हैं। उसके लिए अगर आपने उसमें भी शामिल होना, हमारी वेबसाइट पे जाइएगा, अपना इंटरेस्ट रजिस्टर कीजिएगा, तो आप हुकू की फैमिली को फॉर्मली ज्वाइन कर लेंगे। सर ये सीक्वेंस ऑफ द बुक, सीक्वेंस क्या है, किस तरीके से ये बुक बनी है, किस तरीके से, कहां से शुरू हुई, कहां जा रही है। सर चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जिसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे, लफ्ज कैसे बना, किसने बनाया, कौन कौन से अर्ली राइटर्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर किताबें लिखी, पूरी हिस्ट्री का सर एक बैकग्राउंड। अब हिस्ट्री के ऊपर मुझे पता है, मैं बता दें हर किताब शुरू होती है तारीख से। अब मुझे ना व्हाट्स इंटरेस्टिंग है कि हम डिस्पाइट आवर एजुकेशन बैकग्राउंड अक्सर यार हमें वो तारीख नहीं पता होती, बट यहाँ पे एक ट्रेंड है, यहाँ पे हमारा एक ट्रेंड है कि हर सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले हम उसके लफ्ज की बाबा आदम से शुरू होते हैं कि यहाँ से लफ्ज लातीनी जुबान का लफ्ज, लातीनी जुबान का 5 नंबर उसी में पक्के हो जाते हैं। है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया सर। ये चैप्टर 1 के अंदर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमने अभी तक बातें की हैं उसको फॉर्मली डिस्कस करेंगे हम। परफेक्ट। चैप्टर 2 फिशिंग, चैप्टर 2 फिशिंग के बारे में पढ़ेंगे हम। अब फिशिंग एक इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है, मैं छोटा छोटा सर 1 लाइनर बताता भी जाऊंगा साथ साथ। देखें, जब समंदर से फिश निकलती है, मुछेरा निकालता है ना, और फिशरमैन जो होता है सर, उसकी फिशरमैन की जो डेली की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो सिर्फ एक फिश निकालता है समंदर से अपने फार्म से। जब वो बेचता है तो अपने घर आटा भी लेके जाता है, चावल भी लेके जाता है। सो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक साइकिल चलता है। तो इसलिए फिशिंग एक बड़ा नेचुरल, और बहुत से घरों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कराची में समंदर में साहिल पे होती है, जैसे आपने साउथ का बताया कि अब फार्मिंग की शक्ल इख्तियार कर रही है, क्लोज फार्मर, इनलैंड फार्मिंग हो रही है, तो ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। अच्छा, इसके अंदर ये भी बताएंगे दुनिया में कौन कौन से बड़े मुल्क हैं जो इसको फिशिंग में सबसे ऊपर है। फिश हेल्दी भी बढ़िया, सेपरेट साइड होता है। सुशी आपको बड़ी पसंद है, सामन बहुत पसंद है। चैप्टर 3 में पढ़ेंगे सर फॉरेस्ट एंड इट्स रिसोर्सेज और नेचुरल वेजिटेशन। सर मेरा ख्याल नजर आ रहा है, ठीक है, नजर आ रहा है, मुझे वैसे स्ट्रेच करने का है। अच्छा, ये फॉरेस्ट एंड इट्स रिसोर्सेज। अब फॉरेस्ट का रिसोर्स क्या है सर? सबसे बड़ा रिसोर्स हमें ऑक्सीजन मिलती है। अब वो ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी वजह है कि दरख्त कटना शुरू हो गए। ये देखिए ना, कटे हुए दरख्त, ये पाकिस्तान में हमारे 1 बिलियन प्राइम मिनिस्टर साहब का 1 बिलियन विजन भी है सर, उसको बड़ा इंटरनेशनली उसको बड़ी रिकॉग्निशन मिली है। अब देखिए ना सर, ये कटे हुए दरख्त है, हमारी एक साइड नोट पे बता दें कि जितने दरख्त काटते हैं उतने लगाने भी चाहिए, ताकि सस्टेनेबल हो, डिफॉरेस्टेशन। अव्वल तो सर अब इतना सिंथेटिक वुड और इतनी चीजें आ गई हैं कि दरख्त कम से कम काटने चाहिए, लेकिन ये कि काटें तो उतने लगाएं भी। तो ये एक रिसोर्स है जिसको सर हम डे 1 से यूज कर रहे हैं। अब किसी मुल्क के अंदर बहुत, जैसे अब अरब कंट्रीज के अंदर जाए तो वहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है। आप सऊदीया में रहे हैं, सऊदीया में कोई फॉरेस्ट नहीं है क्योंकि रेतली जगह है। तो इसके अंदर हम इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये पढ़ेंगे कि दुनिया में कौन कौन से मुल्क हैं जहाँ पे बहुत बहुत बड़े फॉरेस्ट हैं, और कौन कौन से दुनिया में, जैसे अमेज़न सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट, और किस किस मुल्क के अंदर फॉरेस्ट की कमी है और क्यों है, ये सारी चीजें। अमेज़न में डिफॉरेस्टेशन का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, काट रहे हैं, वाइप कर रहे हैं। चैप्टर 4 है सर एनिमल हस्बेंड्री और रेयरिंग ऑफ एनिमल। अब देखें, पहले ये होता था कि सर छोटे छोटे गांव की पॉकेट्स के अंदर किसी के पास 4 भैंसें हैं, 5 भैंसें हैं, तो वहां से दूध आता है, ठीक है। लेकिन अब देखें ना, पाकिस्तान के अंदर जैसे काऊ मिल्क कहाँ से, ऑस्ट्रेलियन काऊ मिल्क कहाँ से आता है सर? ऑस्ट्रेलिया की काऊ में पाकिस्तान पहुंच गई,
कैसे? क्योंकि अब सब फार्मिंग होना शुरू हो गई है। हाँ। अब खाली ये नहीं कि उन्होंने छोड़ दिया गाय भैंस, 4 भैंसें रखी हुई थी और उसका दूध आ रहा था, वो नहीं चक्कर। अब सर अब क्या करते हैं, क्लोज उनको रखते हैं। जैसे यूरोपियन नेशन जो है ना सबसे आगे है, स्वीडन नेदरलैंड के अंदर गाय की जो है ना, गाय की काश्तकारी तो नहीं, इसको हस्बेंड्री बोलते हैं। एक गाय का जो फार्मिंग का स्ट्रक्चर है ना इस वक्त यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आपने अगर देखा होगा बच्चों, आपने जरूर देखना है, पाकिस्तान के अंदर एक दूध आता है प्रेमा, तो प्रेमा के नीचे 100% काउ मिल्क फ्रॉम दी ऑस्ट्रेलियन काउस। अच्छा, तो सर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से काउस मंगवाई हुई है और वो उनकी क्या कर रहे हैं सर, रेयरिंग कर रहे हैं यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, ठीक हो गया। वो मैं आपको उस चैप्टर के लेसन में जरूर बुलाऊंगा जब हम ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो गोश्त है दूसरे जुबान में, जब बीफ है, वो एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो पाता। हाँ सर, बड़ा मैं अभी कहने लगा था कि ऑस्ट्रेलियन जो स्टेक होती है और जबरदस्त होती है, लेकिन सर पाकिस्तान के अंदर भी होता है लेकिन वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाता, और उसकी वजह पे आप जरूर उसको आगे बताइएगा क्यों नहीं हो पाता। ठीक है, बड़ा टची टॉपिक है जिसके ऊपर हम क्योंकि मीट ईटर। चैप्टर 5 पॉपुलेशन, मैंने सर जानबूझ के ना आगे वाइट टेक्स्ट रखा है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। कंफ्यूजन क्या है? ओ भाई, इतना बंदा आता जा रहा है दुनिया में, इतना रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, रिसोर्सेज लिटरली सर कम होते जा रहे हैं। सर एक बात तो मनाए सर, हम काफी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम एज पाकिस्तान ग्लोबल स्केल पे। यस सर, आपको याद है मैंने एक डेलीगेशन के साथ जब बात हो रही थी, द ओनली थिंग व्हिच इज सस्टेनेबल इन पाकिस्तान, द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसका ग्राफ नीचे नहीं जाएगा। वी आर 220 मिलियन राइट नाउ। अच्छा, वैसे आपको पॉपुलेशन के ऊपर एक और बड़ा अच्छा नंबर बताऊं, क्योंकि आपकी तुर्की से भी बच्चों की आजकल बड़ी हो गई, वो औरतों का ड्रामा देख रहे होंगे। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन वो देख रहे, आपने भी देखा ना, बहुत लंबा है सर, मतलब टाइम का ज़िया है सर। आप अपना अगर टाइम एलोकेट करें, अगर एक दिन में एक देखने, वो बच्चे भी बैठते हैं तो सब 10-12 घंटे इकट्ठे बैठे रहते हैं, बड़ा डेंजरस है इस तरीके से देखना। तो आप टाइम निकाल के उसको एलोकेट करके देखें अगर देखना है। अच्छा सर, पॉपुलेशन पे वापस आते हैं। हम सॉरी, किसी एक क्लास में एक एक्शन यार तुम वाला यहाँ भी पेश करें सर, करते हैं, वो बड़ा पॉपुलर होगा ये वीडियो, पता नहीं YouTube पे तो देखे ना देखे, उस पे तो लिख दिया तो पॉपुलर हो जाती है। ये रिसोर्सफुल वीडियो है ना सर, ये होनी चाहिए सर। इसको 2 घंटे बैठ के देखेंगे तो पता चलेगा कि यार कुछ सीख रहा हूँ कुछ। ठीक है, और फिर वही बात, हिस्ट्री वाली बात है। अब तलवारें कहाँ चल रही है सर यहाँ पे। पॉपुलेशन की सर बात कर रहा था, आखिरी पॉइंट बताना चाह रहा था जिससे अर्तुगरुल की बात चली। पंजाब के अंदर जितनी पॉपुलेशन है ना, तुर्की और मलेशिया को सर इकट्ठा कर देना तो उतनी पॉपुलेशन है सिर्फ पंजाब के अंदर, ओनली पंजाब। 110 मिलियन है सर, 80 मिलियन तुर्की में, 33 मिलियन मलेशिया में, दोनों को इकट्ठा करना है तो पंजाब जितना। तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए 2 कंट्रीज। ठीक हो गया। That's a lot of people. अच्छा, अब इसमें पॉपुलेशन को हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे, जिस तरीके से दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है। देखिए ना, जिस मुल्क की आबादी ज्यादा होगी उसकी डिमांड भी ज्यादा होगी, उसको जरूरत पड़ती है ज्यादा चीजें कंज्यूम करने की। चाइना है, बड़ी पॉपुलेशन है, उनको चीजें कंज्यूम करने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर पाकिस्तान को 2 किलो चावल चाहिए तो उनको 10 किलो चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान से बहुत बड़े हैं। पॉपुलेशन का डिस्कस किए बगैर इकोनॉमिक एक्टिविटीज या ज्योग्राफी को हम, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो भी मेरे ध्यान में आ रहा है वो ये है कि पॉपुलेशन का इकोनॉमिक ज्योग्राफी से बड़ा डायरेक्ट एवरीथिंग। ये वो लोग हैं जिन्होंने they're feeding on the earth ना। बिल्कुल सर। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग देखें ना, अब ये अगर एक लकड़ी है यहाँ पे पड़ी हुई सर, जब तक ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में नहीं जाएगी, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को वैल्यू ऐड नहीं होगी। इस फर्नीचर कैसे बनेगा सर जब तक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नहीं जाएगा वो। ठीक है, और बच्चों को वैल्यू ऐड की सेंस ही पता चलेगी। पता नहीं बच्चों को आप पता है कि नहीं कि वैल्यू एडिशन क्या होती है। आप एक रॉ चीज को लेते हैं, हमने कहा लकड़ी को लेते हैं, लकड़ी से फर्नीचर तक का क्या सफर है ना, क्या सफर है सर। और फिर ये देखेंगे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि लकड़ी दुनिया में सबसे ज्यादा किस मुल्क में है और वो किस किस मुल्क को एक्सपोर्ट करता है, और फिर कौन सा मुल्क खरीदता है और उससे क्या क्या प्रोडक्ट बना के बेचता है, पूरी वैल्यू चेन। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सर, ये देखें, ये आयरन है सारी, ये लोहा नहीं है, ये आयरन और, इसके अंदर से आयरन और निकलती है सर, इसके अंदर से निकलती है। मैं आगे मैंने तस्वीर डाली हुई है जब खाली मैं आयरन की बात करूंगा। अच्छा, अब देखें ना, पाकिस्तान में भाई 3-4 साल पहले पता चला था कि आयरन का एक बड़ा जखीरा निकला है, लेकिन वो आगे निकल नहीं पाया था। लेकिन हम इसके अंदर आयरन इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा आयरन किस किस इंडस्ट्री में होता है, कौन इसको सबसे ज्यादा यूज करता है। अब देखें मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने अभी जब किताब का मैं कंटेंट रिव्यू कर रहा था एकेडमिक टीम के साथ, सर देखें दुनिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां जापान बनाता है। वहां पे आयरन है ही नहीं, आयरन के कोई पहाड़ तो नहीं है वहां पे, वो दुनिया से आयरन खरीदता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लेके जाता है और प्रोसेस करके गाड़ियां बनाता जाता है। लेकिन कोई तो ऐसा मुल्क होगा जिसके पास आयरन है, अब उनके पास कैपेसिटी नहीं है प्रोसेस करने की, तो वो बेच देता है।
चैप्टर नंबर 8, 9, 10 हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, 3 चैप्टर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। अब टेक्सटाइल के नीचे भी 2-3 डिफरेंट फॉर्म। आप देखें ना, कॉटन लट्ठे का सूट तो आप नहीं पहन सकते सर्दियों के अंदर, इंडस्ट्री डिफरेंट होती है। शादियों के कपड़े सिल्क वाले होते हैं, शादियों पे आप सादा कपड़े नहीं पहनते। तो हर इंडस्ट्री जो है ना डिफरेंट। सर्दियों के अंदर आप वूल के कपड़े पहनते हैं। तो तीनों डिफरेंट इंडस्ट्रीज है, उनको 3 चैप्टर है। कॉटन टेक्सटाइल है सर, वूलन टेक्सटाइल है और सिल्क टेक्सटाइल। ओके, ठीक है, कॉटन वूल सिल्क। सर एडिशनल पॉइंट ऐड कर दूं, सिल्क रूट क्यों कहते थे उसको सर? शराय कराक्रम को सिल्क रूट भी कहते थे ना। चाइना में सिल्क सबसे पहले उन्होंने बनानी शुरू की थी। सिल्क जो सिल्क का जो टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है ना, वो चाइना ने सिल्क उसी उसको सिल्क रूट कहते हैं कि सिल्क ट्रांसपोर्ट होता था। हाँ, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री सर, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री क्या होती है सर? खाद बड़ी बेसिक है सर। वो बच्चों को तो ऐड भी याद होगा, किसान यूरिया। किसान यूरिया का बड़ा ऐड चलता था ड्रामा में, वो किसान आता था ऐसे ऐसे करके डालता था सर। वो यूरिया जो है ना वो खाद है। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, अब पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है, पाकिस्तान में फसलें होती हैं। अगर यहाँ पर फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री नहीं होगी तो फसलों का क्या मतलब, फसलों को फिर पैसे खर्च होंगे, बाहर से हमें सब सामान मंगाना पड़ेगा। दुखी पॉइंट में टच किया सर। ये भी एक दफा हम एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे, फर्टिलाइजर प्लांट था नाइजीरिया में। अब आपको पता है फर्टिलाइजर में, छोटी सी बात है, फर्टिलाइजर में बड़ा इनपुट क्या होता था? गैस इज द बिगेस्ट कॉस्ट आइटम इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। जबरदस्त, मुझे नहीं पता था। अब आपने बीच में सुई गैस की बात भी की थी। जी सर, मेरी बात। अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी देखें, कितनी मजे की बात है। अगर आप गैस स्ट्रेन्ड है, अगर आपकी गैस लोड शेडिंग होती है, अगर आपकी गैस की सप्लाई पूरी नहीं है, आपके आगे फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। पाकिस्तान में एग्जांपल्स हैं, मैं नाम नहीं लेता, एग्जांपल्स हैं, बड़े बड़े फर्टिलाइजर के प्लांट बंद रहे हैं क्योंकि उन्हें गैस की सप्लाई नहीं मिल रही। सर चैप्टर नंबर 2 डिटेल में एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर 12 चैप्टर में 12 के अंदर एग्रीकल्चर में कौन कौन सी प्रोडक्ट होते हैं, वीट, गंदम, मतलब उसके बाद कॉर्न हो गया, शुगर केन, सारा कुछ इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। हर चैप्टर को अलग अलग किया फिर उसने। चैप्टर में एग्रीकल्चर में एज अ प्रोडक्ट होता है, फिर उसके अंदर सर, इसलिए मैंने सर ये बुक सेलेक्ट की थी, डिटेल बुक। बच्चों को कंप्लीट सेंस पता चल जाएगी। उसके कंटेंट में मुझे है, लेकिन उन्होंने जो किताब के टॉपिक सिलेक्ट किए हैं वो बड़े जबरदस्त। कंटेंट तो हम खुद से, दैट्स व्हाट इनपुट डज, वो द बेस्ट कंटेंट टू यू चैप्टर 3 एट योर लेवल। वीट, गंदम, शुक्र अल्लाह का कि ये ऐसी प्रोडक्ट जो पाकिस्तान खुद बनाता है, क्योंकि हमें तो रोटी खाने की आदत है। फिर भी क्राइसिस रहता है। आटे की, गंदम की क्राइसिस, फिर भी क्राइसिस रहता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सर बनती है, अगर ना बनती होती तो पता नहीं क्या होता। सर चैप्टर में 14 में अंदर राइस के बारे में पढ़ेंगे कि राइस कहाँ पे बनता है। कुछ नए मुल्क ऐड हुए हैं जो पहले राइस प्रोड्यूस नहीं करते थे, जो अब कर रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान का राइस नीचे जा रहा है। पाकिस्तान पहले टॉप 5 में था, लेकिन अब टॉप 5 में नहीं है, मेरा नीचे आता जा रहा है। तो ये डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। गंडेरियां सर, चैप्टर नंबर 15 इज अबाउट गंडेरियां। का मूड हो रहा है। ओए होए होए, गंडेरियां, मतलब मौसम चला गया, ठंडी गंडेरियां। अच्छा, पता है कुछ लोग ऊपर काला नमक भी डालते हैं सर, उससे टेस्ट आता है, उससे एक टेस्ट आता है। तो चैप्टर नंबर 15 इज अबाउट गंडेरियां, मीन सर शुगर केन। सॉरी, मैं दोबारा ठीक कर रहा हूं। शुगर केन मतलब गन्ना इज अ बेसिक प्रोडक्ट व्हिच बिकम्स गंडेरिया एंड शुगर and brown sugar and so many things other। ठीक है। और सर ये बड़ा पॉलिटिकल टॉपिक भी है। शुगर चीनी सर ना टच करें, चीनी की ना टच, दुखी पॉइंट नहीं सर, नहीं दुखी भी है, और ऐसे ही पता चले कि वीडियो डिलीट हो जाए YouTube से। ना करें सर, ये चलो आगे चलो, ये साइंस की बड़ा ठीक है, सेंसिटिव टॉपिक। आगे चलो। कॉटन सर, कॉटन अनदर प्राइम प्रोडक्ट है, जिससे मैंने पहले बताया कॉटन से और टेक्सटाइल इंडस्ट्री इससे लिंक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे दुनिया में कहाँ कहाँ कॉटन बनती है, कौन कौन से मुल्क हैं, किसको एक्सपोर्ट करते हैं, किसको इंपोर्ट। मैं आपके हर चैप्टर में आ सकता हूं थोड़ी देर के लिए? सर अब हर चैप्टर दुखी टॉपिक जनरेशन 4 का सीड, हम जनरेशन 2, 3 और 4 जो पाकिस्तान में वेरियस जगह पे यूज होती है, और दुनिया के अंदर 10th जनरेशन से भी आगे का सीड बन चुका है। हमारा सीड बहुत बड़ा क्राइसिस है, सीड क्राइसिस, वन ऑफ द बिगेस्ट रूट कॉजेस ऑफ व्हाई कॉटन इंडस्ट्री हैज बीन वाइप्ड आउट फ्रॉम साउथ पंजाब। आपको पता है मैं खुद कॉटन से बड़ी जाती दिल वाबस्तगी रखता हूं सर। गांव में मेरे कॉटन होती थी, अब नहीं होती। मेरा जो बचपन गुजरा है ना, वो गुजरा है कि जब कॉटन कट के आती थी ना सर, डेरे में पड़ी होती थी, और उसकी कॉटन की हीप्स पड़ी होती थी, हम उसके ऊपर चढ़ के खेलते थे, फुट्टी कहते हैं हम लोग उसमें। ये जो वाइट होती है ना, जो निकाल लेते हैं, इसे फुट्टी कहते हैं सर। बस इट्स बीन वाइप्ड आउट। एनीवे, मैं रो पड़ूंगा। चैप्टर नंबर 17 है टी। सर एक मैं इससे पहले एक बात कर दूं, आपने व्हीट की बात की, आपने शुगर केन की बात की, आपने राइस की बात की, आपने कॉटन की बात की। 4 फूड क्रॉप्स हैं सर, व्हीट, शुगर केन, राइस और इंटरनेशनली कॉर्न, जो 4 फूड क्रॉप्स हैं। पाकिस्तान में इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको पता है वाटर क्राइसिस की हेल्प पे बात करता है, 80% of Pakistan's water
80% of Pakistan's water. This is the World Bank figure, sir, because I heard it directly from the president of World Bank for Pakistan, from the country head of World Bank for Pakistan. 80% of Pakistan's water in 4 crops पे हर साल जाता है सर। अब जब हमें कहा जाता है ना कि टूटी बंद करें, गाड़ी मत धोएं, वो ठीक है, अपनी जगह रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, बट 80% वाटर इन 4 क्रॉप्स पे जाता है, और ये 4 क्रॉप्स इकट्ठी कलेक्टिवली हमारे जीडीपी का बताओ कितना परसेंटेज? कितना? 5%। ओए, So 80% of the country's water, 80% उसमें से भी जब अगला पानी। एनालिसिस जब हमने किया था, उसमें भी 4 में से सबसे बड़ी चीज कौन सी है जो खाती है पानी? चावल। और वो गिरती जा रही है उसकी एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा। आप जब 1 किलो वो बात करेंगे, मैं ज्यादा सर जब हम राइस पे जाएंगे ना तो बच्चों को मजे की चीज बताएंगे कि पाकिस्तान में जो राइस के लिए पानी मिलता है वो कितने का मिलता है और चाइना में कितने का बिकता है। सर वो बड़ी मजे की चीज होगी। वो बयाना क्या? ओए हो, ये भी दुखी पॉइंट है। पता है पाकिस्तानी कितनी चाय पीते हैं हर साल? बहुत पीते हैं सर। 2019 का फिगर है, एकेडमिक टीम मुझे कंफर्म कीजिएगा, ये मेरे साथ थे। $450 मिलियन की थी वो, जब हम एनालिसिस कर रहे थे पंजाब बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। $450 मिलियन की सिर्फ पाकिस्तानी हर साल चाय पी जाते हैं। $450 मिलियन की चाय पी जाते हैं। अच्छा, उसमें से कुछ डॉलर तो मैंने भी आज से सर लेकिन हम कम पीते हैं। हम दिन में अपने कैपेसिटी अरे चाय पीनी ला यार, पूछने की गल सर, मतलब $450 मिलियन की चाय पी जाती है और बनती नहीं है पाकिस्तान में चाय, आपको पता है ना? आधी सारी वो इंपोर्ट होती है। सर ये बचपन में नानी दादी जब कर रही होती थी सर, तो हम लेके भाग जाते होते थे, तो वो एक तरफ से धागा खींचते थे बड़ी सुई के साथ, तो वो नानी कहती थी ये क्या हो गया, वो स्वेटर बुन रही होती थी, वो अभी भी याद है मुझे। तो चैप्टर नंबर 8 में वूल के बारे में पढ़ेंगे। अब वूल कहाँ से आती है सर? भेड़ से आती है, भेड़ की जो खोल। अब जियोग्राफिकली हमने ये देखना है कि कौन से ऐसे मुल्क हैं जिनकी भेड़ की खाल जो है ना वो मोटी होती है, वो फिर एक भेड़ से कितनी वूल निकलती है। ऑस्ट्रेलिया की है, स्पेनिश कुछ भेड़े हैं जिनका ना बड़ा वूल जबरदस्त निकलता है, और कुछ ब्रिटिश भी है। और इसमें भी आपने जो वैल्यू ऐड का पॉइंट है ना, हर चैप्टर में दुख की कहानी है। आपको पता है जो जिसे कश्मीर कहते हैं, ये कश्मीर का स्वेटर बड़ा महंगा होता है, जिसे हम उर्दू में कश्मीरा कहते हैं। ये किस्म की गोट है सर, हमारी अपनी लोकल, जिसकी वुल से, जिसकी उससे मतलब फर से कश्मीर बनता है, जिसे हम कश्मीर। अब देखिए ना खाल के ऊपर, अब खाल के ऊपर फर जो होती है ना, उसकी मोटाई से पता चलता है कि इसके अंदर से कितने वो निकले, क्वांटिटी कितनी निकले। और पानी इसमें भी यूज होता है। अच्छा, पानी इसमें भी यूज होता है। पानी इसमें कैसे यूज होता है? क्यों कहते हैं जब वो खाल के ऊपर से फर उतारते हैं तो गंदी होती है, उसको धोने में। अब सर मुझे मजा पता है इस चीज का आता है कि देखें, हमारा दावा तो नहीं कर सकते शायद कोई अल्लाह का बंदा ऐसा हो, लेकिन सर अभी तक ऐसा कोई पढ़ाएगा कमर्शियल ज्योग्राफी में 1947 के बाद 1947 के बाद 2020 तक अगर किसी ने ऐसे पढ़ाई हो। सर चैप्टर नेचुरल रबड़। अच्छा सर ये दरख्त है, दरख्त के आगे ये टूटी सी लगती है सर, वो देखे ना कई दरख्त बच्चों ने पता नहीं देखे, हमारे पुराने स्कूलों में भी होते थे, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर दरख्त लगा, उसमें से वो कहते थे ओए श्रेष निकल रही है उसमें से, सिर्फ रेड कलर की निकल रही सर, उसको ऐसे, ये नेचुरल रबड़ है। नेचुरल रबड़ जो है ना, इसका ऑल्टरनेटिव ऐसे चाइना ने निकाल लिया हुआ है, और नेचुरल की जगह सिंथेटिक रबड़ भी बना लेते हैं, क्योंकि वो दरख्त में से कितना निकलता होगा। अब जब उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इसकी डिमांड बढ़ रही है, तो उसके लिए फिर उन्होंने नेचुरल की जगह सिंथेटिक रबड़ भी यूज करना शुरू कर दिया। ऑयल सीड क्रॉप्स, कनोला ऑयल कहते हैं, सोयाबीन ऑयल कहते हैं, ये सारा का सारा ये इसके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी कंट्री है जो ऑयल के सीड्स के ऊपर काम करती हैं। ये था सर वो इमेज, ये है जी लोहे की रॉ फॉर्म। अच्छा सर ये आयरन ओर की जगह पढ़े ना, पत्थर निकलते हैं सर। अच्छा, पत्थर की तरह निकलता है, फिर उसको मोल्ड करते हैं, भट्टी में डाल के उसको बनाते हैं, और यहाँ से निकल के जाता है मैन्युफैक्चरिंग में, और मैन्युफैक्चरिंग में जाके फिर वो बनता है। पहाड़ों से जब आयरन निकलता है तो इस तरह का होता है, गोल्ड देख रहे हैं सर, ये वाला सर ये गोल्ड लगा वाह, सारा गोल्ड है। इधर से इनको उतारते हैं सर जी। ये सवाल मुश्किल सवाल करने लगा हूं आपसे मैं, तो मुश्किल सवाल है क्योंकि मैं ये डालडा की डब्बा मैंने नहीं देना। दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड के रिजर्व किस मुल्क में? आपका टाइम शुरू होता है अब। अमिताभ बच्चन, करोड़पति। कैन आई कॉल अ फ्रेंड? कॉल अ फ्रेंड, कॉल वकास। आप मुझे कॉल करें। हेलो जी जैसी वकास सर, मैं शो में बैठा हूँ जी, बताइए। और मेरे से सवाल हुआ है कि दुनिया के कौन से मुल्क में सबसे ज्यादा गोल्ड होता है? हाँ जी, ऑप्शन है कोई? नहीं, जरूरत नहीं ऑप्शन की। साउथ अफ्रीका तो नहीं है यार? हाँ मुझे पता है ये साउथ अफ्रीका, ये लॉक कर दो। अच्छा, लॉक कर दो। ओके
साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका में सही है। जबरदस्त सच्ची? जबरदस्त क्या बात है, ऐसे ऑप्शन ट्राई करो। जबरदस्त। तो साउथ अफ्रीका से तो अपना जो अपने पूरे कोर टीम मेंबर है ना सर, बिलाल भाई, उनके साउथ अफ्रीका से बड़ा लगाव है। अच्छा, इसका जवाब आपको नहीं पता होगा। इसका नहीं पता, वो ऑन कैमरा नहीं बता सकते। नहीं, लेकिन मैं बता सकता हूँ। अच्छा, बच्चों को लिए इंटरेस्ट डेवलप होगा। अच्छा बताएं। सर वहाँ के ना साउथ अफ्रीका के टीम का एक प्लेयर है, अच्छा, एबी डिविलियर, क्रिकेट का। उफ सर, वो मैच, शुक्र करें कि अभी मैच नहीं हो रहा, उसने रिटायरमेंट कर ली, नहीं तो सर अपना तो काम खत्म था। जिस दिन मैच होता उसने कहना था कि मैं तो मैच देखूंगा साथ, इस स्क्रीन में मैच चल रहा होना। अच्छा सर वो उसका लव है, ही लव, सर ही लव, मतलब क्रिकेट पैशन है, और वो क्रिकेट मतलब अच्छी बात है, पैशन होनी चाहिए, पैशन होनी चाहिए। तो सर ये दुनिया में, सर दुनिया में सबसे ज्यादा सर गोल्ड जो है ना साउथ अफ्रीका में, और इसके बारे में पढ़ेंगे भी सेकंड कंट्री कौन सी है, थर्ड कंट्री कौन सी है, चौथी कंट्री कौन सी है, ठीक है ना। ये भी एक पॉलिटिकल है, देखें सबसे ज्यादा सोना उनके पास है, लेकिन एक गरीब मुल्क है, ठीक है ना। यूरेनियम एक ऐसी, सर यूरेनियम के बारे में सर अगर आप 10 सेकंड 15 सेकंड में बता सकें। सर यूरेनियम मेन इंग्रेडिएंट है ऑफ द डेंजरस थिंग, और अगर उनको दूसरे तरीके से देखा जाए तो जो सर जो एफिशिएंट एनर्जी का जो यूजेज है ना, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो सर ये चीज कर सकते हैं, अगर उसकी दूसरी हिफाजत प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर लीजिए ना सर, ये जो है ना, जो उसको बोलते हैं ना, जो एनर्जी प्रोडक्शन के सर ये बड़ा, इसके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से मुल्क में होती है, क्यों होती है, इसका फिर आगे इस्तेमाल क्या है। इसका एक इस्तेमाल तो है ना, जो हम जो यूज करते हैं कि एटॉमिक आर्सेनल्स होते हैं हमारे, जो हमारे पास मिसाइल है, पाकिस्तान के पास में, दुनिया के 6-7 मुल्कों के पास है जो एटॉमिक हथियारों वाली जो जंग है, न्यूक्लियर, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी की जो अफादियत है ना सर, अगर वो आ जाती है तो ये सर हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, वो भी खत्म हो सकती है। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो सकती है, क्योंकि सर उसमें वुड कोल खत्म हो जाएगा, और ये जापान की तरक्की का एक बहुत बड़ा राज है। फुकुशिमा प्लांट की वो याद है ना, जब उनका सर वो आया था समंदरी, वो तोग्यानी कहते हैं सब, जो आया था साइक्लोन आया था, तो उनका न्यूक्लियर रिएक्टर थोड़ा सा हो गया था, उनकी प्रोडक्शन लाइन बंद हो गई, क्योंकि जापान इसको बड़ा ऑप्टिमल तरीके से यूज कर रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी। कोयले के बारे में पढ़ेंगे, दुनिया में कोयला, क्योंकि अब कोयले के इस्तेमाल को डिस्करेज किया जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और दुनिया में आई थिंक यूरोप का सबसे पहला मुल्क पोलैंड है जिसने कोल पावर प्लांट सारे बंद कर दिए, खत्म। पोलैंड के अंदर आखिरी कोल पावर प्लांट को उस दिन एक वीडियो यूट्यूब पे लगी हुई थी, उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। पाकिस्तान में भी यूज हो रहा है, मजबूरी भी है ना पाकिस्तान में सर, क्योंकि अभी हम इंडस्ट्रियल उसके अंदर इतना आगे नहीं प्रोग्रेस किया। चैप्टर 25 में सर पेट्रोलियम, सर ये दिस इज द इनिशियल फॉर्म ऑफ गेटिंग ऑयल आउट फ्रॉम द लैंड, ये द ओल्डेस्ट फॉर्म थी सर, लेकिन अब तो बड़ी सोफिस्टिकेटेड मशीन वगैरह आ चुकी है। ऑयल फील्ड देखते हैं तो पेट्रोलियम के बारे में, मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा पेट्रोल है, उसके अलावा सर साउथ अमेरिका के अंदर ऑयल रिजर्व बहुत ज्यादा है। उसके बारे में नेचुरल गैस के ऊपर हम पहले बता चुके हैं, नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे कि सुई में होती है, बलोचिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की जब बात करेंगे, और फिर जब दुनिया की बात करेंगे तो फिर उसके बाद दुनिया के मुल्कों के बारे में पढ़ेंगे कि नेचुरल गैस कहाँ होती है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, किस तरीके से होती है, कौन कौन से मुल्कों ने शुरू किया, कैसे हुआ, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जब ये यूरेनियम के बाद एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है उसकी एक चैप्टर है सर, ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह की एक चीज बनाई हुई है जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी बन सकती है। चैप्टर 29 ह्यूमन रिसोर्स, ये सारी बातें सर जितनी हमने की हैं, अगर चैप्टर 29 को निकाल दिया जाए तो कुछ भी नहीं हो सकता, सब फजूल है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ऐसा है जो कि हर चीज को प्रोसेस करनी, बीज लगाना है, पानी लगाना है, फसल को काटनी है फसल, तो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। सर क्या मैं ये कह सकता हूँ सर कि हुपू की सारी काविश, हुपू का सारा पर्पस, हुपू का सारी दर्द पाकिस्तान में ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल बनाने पे। सर आपने स्पॉन्टन, आप मेरा दिल कर रहा है मैं बंद कर दूं, खत्म हो गई बात, ऐसी बात नहीं, आपने खत्म कर दी। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज किसी काम के नहीं, हमारी नेचुरल एंडाउमेंट्स किसी काम के नहीं। अगर आप बच्चे जो कल पाकिस्तान के मुस्तकबिल हैं, अगर आप रॉ टैलेंट, जिससे आपने आयरन और बताया ना सर, आयरन रॉ दिखाया, हमारे सारे बच्चों में बड़ा पोटेंशियल है। आप समझे, आयरन भी छोड़े, गोल्ड का रॉ फॉर्म है, लेकिन अगर इन्होंने वो गोल्ड बनना है जो कि कंट्रीब्यूट कर सके मुल्क में, इनकी अपनी जिंदगियों में, इनके अपने मुस्तकबिल फ्यूचर्स में, तो इसको कन्वर्ट होना है रॉ ह्यूमन रिसोर्स से ह्यूमन टैलेंट के अंदर, ह्यूमन कैपिटल के अंदर। फिर देखिए ना, अब मैं दुख से कह रहा हूँ कि अभी हम इंडस्ट्रियल इतने ज्यादा आगे नहीं पहुंचे कि न्यूक्लियर एनर्जी को अपनी इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज कर सकें। अब ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, तजर्बात करेगा, पढ़ेगा, तो एक नई चीज निकालेगा कि इसको हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स के बगैर पूरी दुनिया में जिसने भी अपने ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स को मोबिलाइज कर लिया ना सर, उसने तरक्की कर ली। हाँ सर, और डिस्पाइट कि मुल्क का साइज छोटा है कि बड़ा, जापान की मिसाल में दोबारा दूंगा,
उसके बाद जी हम पाकिस्तान की ज्योग्राफी के बारे अभी में हम आखिरी 10 चैप्टर पे आखिरी 10 चैप्टर आ गई है, हमारा पहला इंटरनेशनल 29 हो गए, अब 10 चैप्टर पे आ रहे हैं। मोरलेस चीजें सेम ही होंगी पाकिस्तान, लेकिन थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान के बारे में स्पेसिफिक हो जाए। स्पेसिफिक। चैप्टर 1 के अंदर जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ पाकिस्तान, ब्यूटीफुल इमेज पाकिस्तान का देखें, हां सर, आइकॉनिक इमेज है, फैसल मस्जिद है फैसलाबाद इस्लामाबाद की। तो चैप्टर 1 के अंदर हम जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ पाकिस्तान पढ़ेंगे, पाकिस्तान की जनरल डेमोग्राफिक्स उसके क्या है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर सर इसकी ये फिजियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान पढ़ेंगे कि पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट पॉकेट्स के अंदर जगहों के अंदर किस तरह का हालातों वाकयात हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स को मोबिलाइज करते हैं काम करने के लिए, वहाँ पे कौन कौन और मुख्तलिफ किस्म की टेरेन्स है सर। हमारे पास डेजर्ट भी है, हमारे पास लैंड भी है, एग्रीकल्चर लैंड भी है, माउंटेन्स भी हैं, लेक्स भी हैं, रिवर्स भी हैं, हमारे पास बड़ी वेरी एक छोटे से साइज पे, मतलब हम फिजिकली जियोग्राफिकली स्पीकिंग इतना बड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन उसमें बड़ी वेरीड हमारी सबसे ज्यादा हमारी एकेडमिक टीम की मेहनत इस इमेज पे लगी थी कि देखें एक ही जगह पे हमने पूरे पाकिस्तान को क्लब करने की कोशिश, बड़ा खूबसूरत है मुझे, ठीक है ना, मतलब दरिया भी है, पहाड़ भी है, जैसे आपने बोला। ये शाहरुख ने आलम सर मुल्तान में मैंने सेंटर में डाला। ब्यूटीफुल। क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान मोनूमेंट, ये भी इस्लामाबाद का है सर। जी सर। तो क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान में चारों मौसम है, हम सबको पता है चारों मौसम है। ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की मेहरबानी है पाकिस्तान के ऊपर, नेमत है कि हमारे पास 4 तरह के वेदर है। जी सर। ठीक है। चैप्टर 4 के अंदर नेचुरल वेजिटेशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ेंगे, किस तरह की क्रॉप्स है हमारे पास। जैसे आपने पहले बताया 4 मेजर क्रॉप्स अल्हम्दुलिल्लाह चारों पाकिस्तान में होती हैं। जरूरत इस बात की है कि उनको अगले लेवल पे उनको इंक्रीज कैसे करना है। सॉइल्स ऑफ पाकिस्तान, सर ये देखें डिफरेंट सॉइल्स का कलर मैंने डाला है कि ब्यूटीफुल किस तरह की सॉइल्स हैं पाकिस्तान के अंदर। मतलब आप पथरीली जगह भी है, सत्ता मुर्तफा पोटोवार कहते थे हम, उसके बाद जरखेज जमीन भी है, उसके बाद थोर वाली जमीन भी है, वो थोर कहते थे सर उसको। सर मेरे ख्याल में ये सबसे फर्टाइल होती है ब्राउन, सब ब्राउन वाली होती है सर ये, क्योंकि ये देखें ये नेचुरल कलर ऑफ क्रॉप। इसके अंदर आपको पता है इन कलर की वजह क्या होती है? इसकी सर वजह ये है कि मे भी यहाँ पर नीचे कोई तांबे शांबे वाली धात का कोई मिक्सचर हो तो इसका कलर थोड़ा तांबे जैसा हो गया। अच्छा। ये सॉल्टिश हो सकती है, यहाँ पे शायद जमीन के नीचे सॉल्ट हो ज्यादा, ये सॉल्टिश हो सकती है। इसके नीचे शायद कंक्रीट आयरन और इस तरह का, लेकिन ये प्योर कलर है सर, ब्राउन कलर, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो हमारी नहर का रंग। इरिगेशन, आपने नहर का नाम लिया और अगला चैप्टर इरिगेशन। पाकिस्तान का इरिगेशन सिस्टम बड़ा जबरदस्त है, वन ऑफ द गुड इरिगेशन सिस्टम्स जो कि सर ऑल द वे फ्रॉम कॉलोनियल टाइम्स, ब्रिटिश बना के गए थे। सो लॉट ऑफ इरिगेशन सिस्टम होता है कैनाल सिस्टम, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन कि पानी इरिगेशन में आपको बताऊंगा सर, वो याद है मैंने इरिगेशन डिपार्टमेंट से कोस्टिंग लगवाई थी पानी की, जिससे पता चला था कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या है पानी की। अगर हम पानी को क्रॉप्स के ऊपर इस पैसों से यूज करते रहेंगे तो क्रॉप्स की जो अल्टीमेट वो वैल्यू है वो कम ही रहेगी हमेशा। अब $2-3 का अगर पानी देंगे तो क्या मतलब, पानी को भी आप ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे। अनदर पेन पॉइंट। चैप्टर 7 में डिटेल में पढ़ेंगे एग्रीकल्चर, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर। मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से करवाया है कि आपको हर तरह की क्रॉप मिलेगी पाकिस्तान के अंदर। ठीक है जी सर। चैप्टर नंबर 8 के अंदर पाकिस्तान के अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, नेपरा, बिजली कहाँ से आती है, क्यों आती है। शुक्र है पाकिस्तान किसी हद तक बिजली के बहरान से निकल गया सर। बहरान से नहीं, अब सर सिर्फ जरूरत है भाई बिजली की एफिशिएंसी को हमने ठीक और ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन हमारे बहुत से लॉसेस ट्रांसमिशन लाइन में होते हैं सर। अभी तक पुरानी तारें हैं, आपको पता है अभी भी कुछ एरिया ऐसे हैं लोग डायरेक्ट कोटा डाल देते हैं। बड़ी बड़ी बात। इलेक्ट्रिसिटी सिंपल इमेज मैंने डाला है कि कैसे आती है और कैसे हमारे घर तक पहुंचती है। चैप्टर 9 पॉपुलेशन, पाकिस्तान की पॉपुलेशन के बारे में। पहले हमने उसमें ग्लोबल बात की थी, अब पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट सर आखिरी चीज पढ़ेंगे, पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपोर्ट ने क्या रोल अदा किया है अभी तक, ट्रांसपोर्ट किस तरीके से कहां पर थी, क्यों हुई, कैसे हुई, उसकी क्या डिफरेंट थी, रोड नेटवर्क कैसा है, फसलों से लेके जब मंडी तक सामान कैसे पहुंचता है, फार्म टू मार्केट जो लिंकेज है वो कैसा है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे और यहाँ पर हमारी किताब हो जाएगी सर खत्म। And this is commercial geography. This is commercial geography. All big agenda with big plans. Big plan. We are fully excited about it. I hope you are also equally excited about it. सर ये था, और अब हम इसकी कंटिन्यूसली आपको इसकी एक वॉच लिस्ट मिलती जाएगी यूट्यूब के ऊपर। हम हर चैप्टर के देखेंगे कि एक चैप्टर के अंदर कितनी वीडियोस बनती हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और आपका काम ये होगा कि आप लोगों ने उस वीडियो को देखना है, आपने उसको शेयर करना है, आपने उसके ऊपर कमेंट करना है, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी आती है तो आप कमेंट में कुछ भी लिखेंगे तो हमारी एकेडमिक टीम आपको उसका रिस्पांस भी कर देगी। सो इट इज नॉट ओनली फॉर हुपू स्टूडेंट, इट इज फॉर एवरीवन, बट इफ यू वांट टू गेट दैट the lectures and the delivery like this, so आप हमारी हुपू मूवमेंट को ज्वाइन कीजिए। हम बिजनेस स्टैट, अकाउंटिंग और जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं आईकॉम पार्ट 1 और पार्ट 2 के, हम उसको इसी तरीके से पढ़ाते हैं, इस तरह से जानना। हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट
कीजिएगा। अगर आप आईकॉम के स्टूडेंट हैं तो आप उस पर रजिस्टर करें। हमारा अभी फोकस आईकॉम पे है, बट हम इंशाल्लाह क्विकली एक्सपैंड कर रहे हैं across other subjects. See you in the next lecture. Thank you very much. Allah Hafiz.